Everyone, today's topic is election and representation. So, this is the chapter number 3 of our book. So, basically, in this chapter, we'll be talking about election and representation, both of the two separately. हम जानते हैं इलेक्शन का क्या मतलब होता है. इलेक्शन इज अ मेथड ऑफ चूजिंग आर रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? वो लोग जो हमारे बिहाफ पर काम करते हैं और लॉ मेकिंग करते हैं, लॉ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं. अब अगर आप लॉ मेकिंग में ही देखोगे तो ये देखिए कि आजकल के समय में इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल सिंबल बन चुके हैं डेमोक्रेसी के. यानी डेमोक्रेसी यानी कि लोगों का लोकतंत्र, यानी लोगों का रूल. हम समझते हैं कि जहाँ पर इलेक्शन होता है वहाँ पर डेमोक्रेसी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर इलेक्शन मतलब होगा ही. मगर इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी कि जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है. जैसे कि इट इज़ नॉट रियली डेमोक्रेटिक. हो सकता है कि डेमोक्रेसी ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी नहीं होती है. जैसे कि एग्जाम्पल है परवेश मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का एक समय जब मिलिट्री डिक्टेटर ने टेक ओवर कर लिया और उन्होंने अपने आप को दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, रेफरेंडम्स करवाए और ये कहा कि मुझे लोगों ने चुना है. लेकिन एक्चुअल में वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे. तो ऐसे, और वैसे चाइना में भी और फिर पाकिस्तान में भी ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी तो नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्शंस किए जा रहे हैं. तो ये हमें यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के समझाया गया. हाउ, इसका जवाब हमें मिल गया. इसके बाद जो लॉ मेकिंग है इसी के लिए इलेक्शन होता है. अल्टीमेट रीज़न इलेक्शंस का लॉ मेकिंग ही होता है. अब लॉ मेकिंग जो है दो तरीके से किया जा सकता है, या तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन यानी कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन लॉ मेकिंग. जैसे कि ग्रीस का एग्जाम्पल है. ग्रीस में बहुत छोटी पॉपुलेशन थी, लोग मिल के आते थे, एक साथ बैठते थे और बैठ करके अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया करते थे. लेकिन वहीं पर अगर मैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात करूँ, जैसे इंडिया बहुत बड़ा पॉपुलेशन, इतना कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड का एक समय पर सेकंड नंबर पे भी था. तो आप ये देख सकते हो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब आती है तो एक साथ बैठकर वो कुछ भी नहीं डिसाइड कर पाएगी, और ना ही हमारे पास इतना बड़ा कोई स्टेज है जहाँ हम इतने सारे लोगों को रख पाएंगे या उनसे पूछ पाएंगे. इसलिए बेटर है कि हम इलेक्शंस करवाएं, इनडायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें जो कि उनके बिहाफ पर सोचे समझे और उनके बिहाफ पर डिसीजन ले. उनका जो डिसीजन होगा वो हमारा डिसीजन होगा. तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की ही मेन कहानी है जो आजकल चलती है. एफपीटीपी सिस्टम एक है और एक है पीआर सिस्टम. यूँ तो इलेक्शन के कई सिस्टम होते हैं मगर एक सिस्टम है एफपीटीपी, एक है पीआर. अब ये जो एफपीटीपी सिस्टम है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दिस इज अबाउट कि जो फर्स्ट आ गया ना, जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, वो अपनी सरकार बना देगा. ये इतना इजी है. लेकिन पीआर इज़ अबाउट कि इसके अंदर आपका पूरा एक प्रोसेस लगता है जिसको मैं आगे राज्यसभा के समय पर जब मैं समझाऊंगी तो प्रॉपर पीआर सिस्टम समझाऊंगी. तो अगर आप देखते हो तो जैसे इंडिया जो है वो एफपीटीपी सिस्टम चलाता है, और पीआर सिस्टम जो है इज़राइल और नीदरलैंड, उसके अलावा जो इंडिया है ना, इंडिया में भी जो राज्यसभा है वहाँ पर भी ये चलाया जाता है. इंडिया में राज्यसभा में पीआर सिस्टम यूज़ किया जाता है क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन है, कुछ 100-200 लोग हैं, 200-250 लोग हैं, तो उसमें इजी रहता है ये करना. लेकिन पीआर सिस्टम बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है. कैसे? यहाँ पर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है. ये डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन बता रही हूँ मैं आपको. यहाँ पर सीट का परसेंट वोट के परसेंट से डिफरेंट होता है. आपका सीट का जितना परसेंट होगा वोट का परसेंट उससे डिफरेंट आएगा. पीआर सिस्टम में जो आपका वोट और सीट का परसेंट होगा बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए. उसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है. यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जो कि पूरी कंट्री को एज अ होल मानेगी. ऐसा इजराइल में होता है कि पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है. इसके बाद वाई हमने एफपीडीपी सिस्टम को क्यों लागू किया? क्योंकि सिंपल है
और इसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इसे समझा जा सकता है आसानी से। ठीक है, जो सीट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ वोट शेयर होते हैं पीआर सिस्टम में, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसीलिए इसे हमने अडॉप्ट नहीं किया। इतना कॉम्प्लेक्स है कि बड़ी पॉपुलेशन में कर पाना, एक तरीके से समझिए कि काटना छाटना। लोगों की जो रिकमेंडेशन है उसको हम देख रहे हैं, बट हमें पसंद नहीं आ रहा, तो फिर हम जो बच रहा है उसके ऊपर फिर हम करवा रहे हैं। फिर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। अगर आप बहुत बड़े पॉपुलेशन के साथ करवाओगे तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे अगर राज्यसभा में भी अगर पीआर सिस्टम यूज़ होता है ना, तो उसके अंदर खुद 2 से 3 बार उन लोगों को ये प्रोसेस चलाना पड़ता है, लाइक वोटों की गिनती का। तब जाके एंड में पता चल पाता है कि कौन जीता। तो एटलीस्ट 2 से 3 बार तो उन्हें गिनती करनी ही पड़ जाती है। तो खुद ही सोचिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कैसे होगा, जब 200-250 लोगों में 2-3 बार गिनती करनी पड़ रही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कैसे होगा। इसीलिए ये बहुत सिंपल है, आसानी से लोग समझ लेते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो वोटर्स है वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को, ना कि पार्टीज़ को। लेकिन यहाँ पर सीट ऑन द बेसिस ऑफ वोट शेयर, जितना आपको वोट मिला है उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगा। ये वाली बात सेम, ये वाली बात हो गई कि जितनी आपकी सीट परसेंट उतना आपका वोट परसेंट होगा। उसके अलावा वोट फॉर पार्टी, आप पार्टी के लिए वोट करते हो, लेकिन यहाँ पर आप पार्टी के लिए नहीं, आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट करते हो। जैसे हम कैंडिडेट या फिर जैसे सीएम का, पीएम के चेहरे के ऊपर देख करके कि ये पर्सन हमें अच्छा लगता है, इसका काम अच्छा लगता है एज अ लीडर, तो हम उससे रेजोनेट करते हैं और फिर हम उसे इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। और वो हमारे लिए अकाउंटेबल भी रहता है वो पर्सन। ठीक है, क्योंकि हम उस पर्सन को वोट कर रहे हैं, ना कि हम पार्टी को कर रहे हैं। क्योंकि फिर पार्टी को अगर मानेंगे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा कनेक्शन नहीं बैठा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत हुई तो हम उनको जानते हैं, तो हम उनके पास चले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करिए। सो दिस विल बी अ वे ऑफ मेकिंग दम अकाउंटेबल। अगर हम उन्हें जानते हैं एज अ पर्सन, तो हम उनसे बात करेंगे जाके और उन्हें कहेंगे कि हमारी तकलीफ़ों को रिजॉल्व करो। इसके बाद एक एरा आया कोलिजन का, कोलिजन गवर्नमेंट का 1989 में। उसके बाद से एफपीटीपी सिस्टम और बढ़िया हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कोई सिंगल पार्टी कभी भी मेजॉरिटी नहीं ला पाती थी। तो इससे क्या हुआ कि जैसे सिंगल पार्टी है वो मेजॉरिटी नहीं ला पा रही, तो काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टीज़ हुआ करती थी, उसको मिला करके फिर सरकार बनती थी। अब जब तीन काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टीज़ भी मिलेंगी, रीजनल पार्टीज़, इंडिपेंडेंट पार्टीज़, तो लोगों को यूनाइट करेगी ये चीज़। और उसके अलावा स्मॉलर पार्टीज़ को हेल्प करेगी रिप्रेजेंटेशन में। उससे क्या होगा, छोटी पार्टी भी रिप्रेजेंट हो पाएगी और अच्छा काम कर पाएगी लोगों के लिए। भले वो छोटी है बट उसे भी हक है रिप्रेजेंटेशन का। तो इससे क्या होता है ना कि एक के हाथ में पावर नहीं होती, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए कोलिजन गवर्नमेंट का जो है वो एफपीटीपी सिस्टम के कारण कोलिजन गवर्नमेंट होती है। मतलब बेसिकली मान लो 50% से प्लस 1%, जो मतलब 50% तो एटलीस्ट आपको चाहिए, प्लस 1 वोट आपको चाहिए होगा। तो उसमें क्या चाहिए कि जितने भी आपको वोट चाहिए, अगर उतना मतलब वोट नहीं, सीट्स सीट्स की बात हो रही है। अगर आप सिर्फ सीट्स की बात करो, सीट्स यानी कि आपके जैसे लोकसभा में जितनी सीट्स हो गई, तो आपको जितनी सीट्स चाहिए अगर उतनी नहीं हो पा रही है, तो एक बड़ी पार्टी है, वो छोटी से छोटी ऐसी पार्टीज जिनके पास वोट तो है बट वो बहुत छोटी है कि वो बना नहीं पा रही राज कुछ भी, तो बड़ी वाली उनको अपने अंदर मिला लेगी और वो सारे मिल करके प्लस करके रिक्वायरमेंट फुलफिल करके कोलिजन गवर्नमेंट बना लेंगे। इससे क्या होगा कि यूनाइट होगी और स्मॉलर पार्टीज को हेल्प होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी जो पूरी कंट्री है ना इंडिया, वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है लोकसभा के अंदर। ठीक है, जिसमें कि 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड है, 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड है, अकॉर्डिंग टू 2012 डेटा बुक के हिसाब से।
तो ये जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डिबेट थी ये इंडिपेंडेंस से पहले से चलती आ रही है। या रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़िए, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिबेट बहुत पहले से चल रही है। तो जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, सेपरेट इलेक्शन का एरिया मिले टू सच पीपल जो कि शेड्यूल्ड है आज के समय में। तो गांधी जी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक समय ऐसा आएगा जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम ऐसे जो लोग होंगे जो पिछड़े वर्ग के होंगे, हम उन्हें ऊपर लाएंगे बाय रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्हें उन्हें मौका देंगे रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन से क्या होगा कि हम उन्हें पक्का कर देंगे कि इस जगह पर वो ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का तो उसके बाद से लागू किया गया जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई विद कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये भी है कि ऐसा करा जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बारी आए, ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड ही हो। आप देखोगे कि कभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड होगी, कभी कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी। जैसे कभी कभी हमारी जो लोकेलिटी है वहाँ पर एक विमेन रिजर्वेशन किया गया था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो विमेन के लिए रिजर्व्ड थी, इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें एक विमेन कैंडिडेट हमारी विधायक बनी। उसके बाद ये रोटेशन चलता रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही के पास ये रिजर्वेशन रहेगी। हर साल या हर साल या हर इलेक्शन में ये टर्न सबकी आएगी, ठीक है। ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। अब कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड, ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड कौन करता है कि कौन सी रिजर्व्ड होगी कौन सी नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूंसी बता दूँ, पूरी जो भारत है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उसे बांटा जाता है इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से। मान लो 100 लोग एक जगह पे रह रहे हैं, 100 लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो अनुमान लगा करके अकॉर्डिंगली जो एरिया है इंडिया का वो इक्वली डिवाइड किया जाता है, ताकि हर जगह से इक्वल वोट और हर सीट पे इक्वल लोग रहें, ठीक है। मतलब हर विधायक के अंदर इक्वल लोग रहें जिनको वो लोग मतलब जिनको सर्व करें। तो कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड कौन करता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड जैसे रिजर्वेशन और मतलब पॉपुलेशन हर बार ही रिवाइज होता रहता है कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा। तो ये कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है विद दी कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन रिलेटेड काम करवाता है और डिलिमिटेशन इसी के साथ इसकी मदद से, एक दूसरे की मदद से ये डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करता है। अब इलेक्शन कमीशन जो है इसके अंदर मेंबर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद जो अब आते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने कंडक्ट करवाने की बॉडी आर्टिकल 324 से इसको पावर मिलती है कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। इसके अफेयर्स में ये खुद के लिए इंडिपेंडेंट रहेगी, इसे कोई मतलब और इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके साथ 2 अदर लोग भी होते हैं। प्रेजेंटली 3 लोगों की ये बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है ये, 3 मेंबर बॉडी। देखो इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 मेंबर बॉडी भी हो सकता है, 3 मेंबर बॉडी भी हो सकता है। तो 1989 के समय में ही जो हमारी जो सरकार थी उसने हमारी इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी बनाया। फिर उस इलेक्शन के बाद उन्होंने 1 मेंबर बॉडी बना दिया। फिर 1993 में 3 मेंबर बॉडी बनाया। उसके बाद से अब तक 3 मेंबर बॉडी ही है। 3 मेंबर यानी 3 लोग। ये जो तीनों होंगे ना, तीनों की पावर इक्वल होगी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों की पावर अलग अलग होगी। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी अदर जो 2 कमिश्नर्स होंगे उन दोनों की भी पावर इनके जैसी ही होगी, ओके। और ये है कि इनका जो अपॉइंटमेंट होगा ना वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अब ये जो है ना यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो ये डिमांड करते हैं, ऑपोजिशन भी ये कहती है कि जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर भी आता है और इलेक्शन कमीशन तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब असेंबली इलेक्शन वगैरह सब कुछ करवाती है कंडक्ट।
तो ऐसे तो फिर इन्फ्लुएंस कर देगी ना कैबिनेट इसे, अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट करेगी, प्रेसिडेंट को अपने हिसाब के लोगों को अपॉइंट करने के लिए एडवाइस करेगी, तो इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जो मतलब बाद में ये लाया गया कि जो कैबिनेट है ना, वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट तो करेगी, मतलब करवाएगी प्रेसिडेंट के थ्रू, लेकिन वहाँ पर CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी रोल रहेगा। उसके साथ बातचीत करने के बाद ही इनको इलेक्ट किया जाएगा या इन्हें चूज किया जाएगा। CJI कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस कौन होता है? चीफ जस्टिस यानी कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज इंडिया का। तो कोर्ट क्या होती है? कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो उसका इनके ऊपर कैबिनेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसलिए इनको रखा गया है। ठीक है। बाद एक और कि हमने बोला है हमारी कंट्री में कि हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, यानी कि फ्रीली लोग वोट कर सकते हैं, पैसे वैसे नहीं लगेंगे और फेयरली हम लोग इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ना, वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि हर प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का हक है, प्रत्येक अडल्ट को, यानी प्रत्येक जो नागरिक है, जो एक फिक्स्ड जो एक आयु सीमा है, उसको अगर वो फुलफिल कर देता है उसको, तो फिर वो वोट कर सकता है। ये UAF कहते हैं, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। 1989 से, मतलब 1989 तक 21 ईयर्स ऑफ एज वाले जो लोग थे वो इलेक्शंस में वोट कर सकते थे, लेकिन 18 साल के जो, मतलब 1989 के बाद राजीव गांधी जी की मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप में 18 साल कर दिया गया इसको। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज कि इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो 6 इयर्स का इनका टेन्योर होता है। 65 इयर्स के लिए वो सर्विस करते हैं, तो जब तक वो 65 के नहीं हो जाते तब तक वो सर्विस कर सकते हैं। दिस इज द वैलिड एज, upper age limit. This was like, I just forgot to tell you in the previous slide, so I told you about that right now. बेसिकली इनको अगर रिमूव भी करना है तो इन्हीं स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह से होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो लोकसभा राज्यसभा में आएगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर मिल गई तो प्रेसिडेंट फिर उन्हें हटा देंगे। तो अगर पेपर में आए कि कौन उन्हें रिमूव करता है, तो रिमूव प्रेसिडेंट ही करता है, बट प्रोसेस मेन चलता है इनके रिमूवल का, स्पेशल मेजॉरिटी का, इन लोकसभा एंड राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के? बहुत सारे होते हैं। जैसे वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करती है, टाइमिंग्स बताती है कि कब इलेक्शन होगा, कब तक रैली कर सकते हो आप लोग, कब तक, है ना। उसके अलावा कब कहाँ पे कैसे होगा, ये सब ये बताती है। सिंबल्स देती है, पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, उनके सारे बायोडेटा, सारे डेटा को चेक करती है। फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की पूरी कोशिश करती है। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा, तो वहाँ की इलेक्शन वो कैंसिल भी कर सकता है, मतलब दोबारा रिकाउंटिंग या फिर दोबारा करवा सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर उसे ऐसा लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर आप देखें तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के पास अपने कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होते इलेक्शन में काम करने के लिए। तो इलेक्शन के दौरान, क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार ही होता है, तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो भी गवर्नमेंट के टीचर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका काम लगा देते हैं, उनके स्टाफ का काम लगवा देते हैं इन इलेक्शन, उनकी ड्यूटी लगती है। तो आपको भी पता होगा, इतने तो जागरूक हम हैं, हम देखते हैं आसपास ये सी चीज़ें। अब लास्ट टॉपिक है रिफॉर्म्स। क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? तो रिफॉर्म्स ये टोटली आपके ऊपर है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती है, कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, ये सवाल है। तो आप ये बोल सकते हो कि PR सिस्टम ले आओ, या विमेन रिजर्वेशन दे दो, मसल पावर यूज़ ना हो, मनी एंड मसल पावर यूज़ ना हो इलेक्शन के दौरान,
मनी का बहुत इस्तेमाल होता है कैंपेनिंग के दौरान, तो उसको आप फिक्स करो, या बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग के दौरान पैसा प्रोहिबिट करो कि वो यूज़ करें। बैन लगाओ कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके अलावा भी आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं पेपर में, अगर आए तो मैंने 5 लिख दिए हैं, आप इसे एलैबोरेट करके लिख सकते हैं, एक्सेट्रा एंड दी एंड। सो थैंक यू।